हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया है ना। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं केजीएस के बेहतरीन से चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। अमूमन जो हम क्लासेस में करते हैं उससे थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने थंबनेल देख लिया होगा और हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो का क्या मोटिव है वो भी आप समझ गए होंगे। हमें इस वीडियो में से एक चीज को एक्सप्लेन करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज मैं कहाँ से पिक किया मैंने, तो ये क्वेश्चन जो मैंने पिक किया बेटा, ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है जॉन कार्ल्डर सर। एक बहुत ही बड़े मतलब बहुत अच्छी किताब आती है इनकी, मैकेनिक्स की भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी आती है। तो इनका जो बुक है उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। उनका एक प्रॉब्लम है, अ, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। एक बार प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए। ये प्रॉब्लम किस बुक का है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है ये पिक किया है मैंने, जॉन कार्ल्डर नाम की एक बुक आती है और ये बुक जो है फॉरेन ऑथर का है ना। और ये बुक सिर्फ और सिर्फ मतलब मेनली आईएनपीएचओ के ऊपर फोकस करने वाली बुक है। जो बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड देना चाहते हैं वो बच्चे ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स है। इसकी मैकेनिक्स की बात करें या जो करंट वाला पार्ट है उसकी बात करें, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है आईएनपीएचओ को कवर करते हुए। एंड आई मस्ट से कि जो बच्चे अगर जेई एडवांस का सपना देख रहे हैं, अच्छे रैंक के साथ सपना देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात नहीं हो रही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पिक कर सकते हो, है ना। आप हफ्ते भर का एक रूटीन बना लीजिए कि एक हफ्ते में आपको इस बुक के 2 क्वेश्चन करने, ऐसे करके तो आप इसके क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखोगे और आपका जो वो जो थॉट प्रोसेस है वो एक एडवांस लेवल पे ग्रो होता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप लोग। क्वेश्चन क्या है एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, there is an infinite triangular lattice. The edges of the lattice are made of wire and the resistance of each edge is R, है ना। तो सवाल में सिंपल सी बात बोल रखा है इन्होंने कि हमारे पास ये एक इनफाइनाइट ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर है। होप सो सबको ग्रिड का प्रॉब्लम पता होगा। जो भी बच्चे जे एडवांस के लिए जा रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में ग्रिड प्रॉब्लम किया होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। इरोडो अगर आप चेक करते हो इरोडो के अंदर ये ग्रिड प्रॉब्लम आप पाओगे, ये वाला प्रॉब्लम। अगर आपने तैयारी करी है सिंसियरली, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हो आप, तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन से आपका मुलाकात हुआ होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन इरोडो के अंदर है, इनफाइनाइट ग्रिड। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं और थोड़ा बहुत कुछ नया भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन से। यहां पर जो ग्रिड है, आप पढ़िए लैंग्वेज, लेट अस डिनोट द कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगुलर लैटिस फेस बाय ए बी एंड सी। डायग्राम में ए बी सी आपको दिख रहा होगा। द वायर कनेक्टिंग बी एंड सी इज कट। तो जो वायर बी और सी को कनेक्ट कर रहा था, ये वाला वायर अब मिसिंग है। पहले ये वायर था बट अब मिसिंग है। ऑब्वियसली हमारे पास जो सर्किट है उसमें बी से लेकर सी तक कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है, ध्यान रखना। यही इस क्वेश्चन का नयापन है। इस क्वेश्चन में जो नया चीज आप सीखने वाले हो वो यही है कि हमारे पास इस सिचुएशन में बी और सी के बीच कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है। नाउ पढ़िए क्या लिखा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो गाइज वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस ग्रिड बिटवीन ए एंड बी। हमने जो प्रॉब्लम अभी तक किया होगा कभी, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला रेजिस्टेंस भी अवेलेबल होता है ना। आप चेक करोगे इरोडो के अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें कोई रजिस्टर मिसिंग नहीं है, सारा का सारा कंप्लीट ग्रिड होता है। बट यहां पर इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में इस बी से लेकर सी तक के रजिस्टर को गायब कर दिया है। अब पूछा है कि बताइए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपको समझा देता हूं। मुझसे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, अच्छी बात है। बी और सी के बीच का वायर कट कर दिया, ये भी अच्छी बात है। तो पहले मैं उसके ऊपर हाथ साफ करूंगा ना जो मुझे पता होगा। जो चीजें अपने को पता होती है पहले अपन उसके ऊपर हाथ साफ करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि अगर मेरे पास बी और सी के बीच वायर जो कट बता रखा है वो कट मान लो नहीं होता है ना, कुछ ऐसा है। देखो
अगर मैं मान लूं कि कोई कट नहीं होता, ट्रायंगुलर लैटिस है, अगर कोई कट नहीं होता तो क्या आप रेजिस्टेंस निकाल पाते? बताओ जरा, क्या आप रेजिस्टेंस निकाल पाते? और शायद एक ऐसा भी आएगा यहाँ पे। मेरा बस ये मानना है, ठीक है, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, मैं बस ऐसे ही दिखा पाऊंगा, है ना। तो आप सोचिए जरा, मैं ए और बी को, है ना, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे आप चेक करिए, मैं यहाँ पर ए और बी दिखा रहा हूँ, इसको ए बोल दे रहा हूँ और इसको बी बोल दे रहा हूँ, और ये सी है। ये वाला वायर ओरिजिनल प्रॉब्लम में कट है ना। कौन सा वायर कट है भैया? ए और सी वाला वायर कट है शायद से, हाँ, बी और सी, सॉरी, है ना, बी और सी वाला वायर कट है। तो ऐसा कर लेते हैं, नाम बदल देते हैं, उसमें क्या है ना। तो ये वाला वायर ओरिजिनल प्रॉब्लम में कट है। तो मैं कह रहा हूं कि जो वायर बी और सी के बीच कट है, इसको फिलहाल आप कट मत मानो, आप मानो कि ये वायर यहाँ पे लगा हुआ है। आप तो पहले कंप्लीट ग्रिड मान लो, और कंप्लीट ग्रिड मान के पहले ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। ये तो काम कर सकते हो, ये आपने किया होगा। अगर मान लीजिए ये वायर जुड़ा होता, है ना, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना आता अगर वायर यहां पर होता तो। अब बताइए कितना होगा आर ए बी, अब बताइए आर ए बी कितना होगा फिलहाल अगर वायर जुड़ा होता तो कितना होता। तो ये तो तरीका पता होगा सबको कि अगर वायर है यानी कंप्लीट ग्रिड है, तो फिर हम ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आई करंट इंजेक्ट करते हैं, है ना, हम यहाँ पर आई करंट इंजेक्ट करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर जुड़ा हुआ है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहीं इनफाइनाइट पर जुड़ा हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, है ना। तो करंट मान लीजिए यहाँ से आई गया, तो चूंकि ये ग्रिड बहुत लार्ज है और हर तरफ से सिमेट्रिक है, तो दैट्स वाई अगर आप पॉइंट ए चेक करोगे, पॉइंट ए के अबाउट भी ये ग्रिड पूरा सिमेट्रिक दिखाई देगा। इसका मतलब अगर करंट आई गया है ना, तो ये करंट आई सिमेट्रिकली इस पॉइंट ए से कितना हिस्से में बटेगा बताओ जरा। तो सिमेट्रिकली इधर जाएगा आई बाई सिक्स, आई बाई कितना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स, है ना, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। तो सारे ब्रांच में आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स बहता जाएगा। तो मेन मुझे मतलब किससे है, मुझे मतलब है कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, सो आई बाई सिक्स, है ना। तो अगर आप ए पर हाई पोटेंशियल और इन्फिनिटी पर लो पोटेंशियल सेट करते हो, तो जब आई करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ए पॉइंट जो है वो पूरे ग्रिड के लिए सिमेट्रिक पॉइंट बन जाएगा, तो यहां से करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, और बी ए से लेकर बी तक जो करंट आएगा वो आई बाई सिक्स आएगा। ये फर्स्ट केस होता है। सेकेंड केस में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड केस में क्या करते हैं, हम बी पर लगाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और हाई पोटेंशियल को हम कहां सेट कर देते हैं, इनफाइनाइट पर। और सेकेंड केस में अगर आप चेक करेंगे, सेकेंड केस में, है ना, तो सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में अगर आपने ये अपना जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने करंट अगर लो पोटेंशियल सेट किया बी पर, है ना, और हाई पोटेंशियल सेट किया आपने कहां पर, अनंत पे, तो क्या होगा, आई करंट अब यहां से निकलेगा ना, है कि नहीं, अब यहां से आई करंट निकलेगा बाहर। आपने फर्स्ट केस में ए पर हाई पोटेंशियल डाला था तो करंट एंटर किया था, अब सेकेंड केस में बी पर लो पोटेंशियल डाल रहे हो और हाई पोटेंशियल उस बैटरी का कहां अटैच कर रहे हो, अनंत पे, तो वही इस बी पॉइंट से आई करंट अब बाहर निकलेगा। क्योंकि अगेन इट्स ये ग्रिड जो है वो अनंत लंबा ग्रिड है और सिमेट्रिक है बिल्कुल, तो पॉइंट पी के अबाउट भी इतना लार्ज ग्रिड है कि पॉइंट पी के अबाउट भी आपको सिमेट्री दिखाई देगी। तो यानी कि जो करंट आई आप पॉइंट बी से निकाल रहे हो बाहर, वो करंट आई जो है वो भी कैसे आया होगा बताओ जरा, वो करंट आई भी सिमेट्रिकली कलेक्ट हुआ होगा ऐसे। मतलब आप सोचिए, आप अगर इस पॉइंट से करंट आई बाहर निकाल रहे हैं तो ये करंट आई कैसे आया होगा, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स, है कि नहीं। और मुझे मतलब है ए और बी वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो ए और बी वाले ब्रांच में आई बाई सिक्स करंट जा रहा है। तो आपने चेक किया कि फर्स्ट केस में भी ए से लेकर बी तक जो करंट था वो आई बाई सिक्स था, और सेकेंड केस में भी करंट ए से बी तक आई बाई सिक्स है। तो सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों केस को अगर आप मर्ज कर दो तो इफेक्टिव वैल्यू निकल के आ जाती है। मतलब अगर इंडिविजुअल केस में ए से बी तक आई बाई सिक्स जा रहा है केस वन में, केस टू में भी ए से बी तक करंट आई बाई सिक्स जा रहा है, तो इन दोनों केस को अगर सुपरपोज करोगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा जब आप ए और बी के बीच एक बैटरी लगाते हो। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा,
मतलब दोनों केस को जब आप सुपरपोज करोगे तो ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा, एग्जैक्टली वो केस बन के आएगा जब ए और बी के बीच आपने कोई भी वोल्ट की बैटरी लगाई होती। मतलब कुछ ऐसा, मतलब ये अपना बी है, ये ए है और ये सी है। तो फर्स्ट केस में ए से बी करंट कितना गया, I/6, और सेकेंड केस में भी करंट गया I/6। तो अब दोनों केस को जब सुपरपोज करोगे तो बैटरी कैसे लगाया तुमने, बताओ जरा। बैटरी ऐसे लगाया, ए पर हाई लगाया था केस वन में, याद करो केस वन में ए पर हाई था और केस टू में बी पर लो था। तो दोनों को सुपरपोज करोगे तो ए पर हाई बी पर लो। और इस सिचुएशन में करंट कैसे कितना आ जाएगा बताओ। तो फर्स्ट केस में I/3 था, सॉरी I/6 था फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में भी I/6 था। तो टोटल करंट कितना हो गया बताओ जरा, I/3। यानी कि मैं चाहूं तो सिर्फ ए से बी तक का एक रजिस्टर दिखा सकता हूं, ए से बी तक का सिर्फ रजिस्टर दिखा सकता हूं, ए से बी तक का रजिस्टर, ए से बी तक का रजिस्टर ये आर है। और बेटा ये ऐसे आपके पास बैटरी लग रखी है, ऐसे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने। और बेटा बताइए करंट कितना जा रहा है ए से बी तक, I/3, है ना। अब आप अगर ओम्स लॉ लगाते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां से ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I/3 इंटू आर। तो यहां से V/I कितना आ जाएगा, R/3। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच, अगर आपसे कोई ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो क्या बोलोगे कि ए और बी के बीच एक जो जो रेजिस्टेंस आएगा वो R/3 आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज R/3। लेकिन सुनो, ये R/3 तब आंसर आएगा जब बी और सी के बीच वायर माना है आपने। अगर बी और सी के बीच वायर लगा है तब जाके आंसर आएगा R/3। लेकिन अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में, अपने मेन प्रॉब्लम में बी से सी तक कोई वायर नहीं है, बी से सी तक कोई वायर नहीं है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए। हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में बी से सी तक कोई वायर नहीं है, हमने जो आंसर निकाला है वो तब निकाला है जब बी से सी तक भी एक वायर होती। तो हमारा आंसर आता R इक्वलेंट ए से बी तक का R/3 आ गया, है ना। तो जो ये B है और जो ये A है और ये C है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस सवाल में पूछा है, आप कैसे निकालोगे। तो निकालने का तरीका होता है, सुनना ध्यान से। अब यहां पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर अब यूज होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस डायग्राम को, क्या मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके, आप समझिए ध्यान से। मैं अभी ये मान रहा हूं कि यहां पर एक रेजिस्टर अभी अवेलेबल है, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा, टेंशन मत लो। आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 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 एक ग्रिड है वो इनफाइनाइट है। तो इस साइड के अक्रॉस अगर चेक करोगे तो इस साइड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और जो इस साइड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और जो इसके अक्रॉस लगे हुए हैं, ये सब बिल्कुल सिमेट्रिक हैं कि नहीं। तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये कहूं कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इस दोनों पॉइंट के क्रॉस जो भी इधर पैटर्न होगा रजिस्टर का, बी और सी के इस साइड जो भी रेजिस्टेंस का पैटर्न होगा, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मान लीजिए R0 है। कितना है, R0 है, ठीक है। और तो आप सोचिए ना कि अगर इस रजिस्टर के इस साइड जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उनका अगर कंबाइंड, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर मैं X या R0 मान लेता हूं, मान लो, तो जो इसके नीचे जो लैडर लगा होगा उसका भी तो कंबाइंड इफेक्ट R0 ही मानोगे, क्योंकि इसके साइड में जो सिमेट्री है वही एग्जैक्ट सिमेट्री इधर भी है, एग्जैक्ट सिमेट्री इधर भी है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इतने सारे रजिस्टर्स को ना दिखाकर आप डायरेक्टली चाहो तो उन सबको सिंगल 3 रजिस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 रजिस्टर में आप चाहो तो इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या किया मैंने, बताओ जरा। मेरे पास जो ये सिमेट्री है ना, देखो आप यहां पे ध्यान दो। अब देखो मैंने कहा कि आप मान लो कि यहां पर वायर लगा हुआ है। अब आप देखिए ए से सी के ऊपर जो सिमेट्री है, मैंने क्या किया, ए से लेकर सी तक जो रेजिस्टेंस आएंगे उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R0 है। तो ए से सी के अक्रॉस जितना ऊपर लगे होंगे रेजिस्टेंस, उनका इफेक्टिव मैंने R0 मान लिया। एग्जैक्टली वैसा ही ए से लेकर बी तक के अक्रॉस आएगा R0, और
बी से सी तक का भी इकट्ठा आप चेक करोगे तो बी से सी के अक्रॉस भी वही सेम बनावट है, सेम सिमेट्री, आप चेक कर लो ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस ए से सी के ऊपर के जो रेजिस्टर्स हैं उनको हटाकर सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूं, और सिमिलरली ए से बी तक का जो इधर का रेजिस्टेंसेस है उनको हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर दिखा सकता हूं, और सी से बी तक के भी जो इधर के रेजिस्टर्स है उनको हटाकर सिंगल रजिस्टर को दिखा सकता हूं। इट मींस इस पूरे सिमेट्री को चाहूं तो मैं 3 रजिस्टर से शो कर सकता हूं, इस पूरी सिमेट्री को 3 रजिस्टर से मैं शो कर सकता हूं लाइक दिस। और ये वैल्यू आर नॉट, आर नॉट और आर नॉट, और मुझे ए और बी के बीच रेजिस्टेंस चाहिए था, है ना। तो ए और बी, ये ए मान लेता हूं और यहां पर बी मान लेता हूं, ऑब्वियसली ये सी हो जाएगा। अब ये आर नॉट की वैल्यू आप चाहो तो बता सकते हो कितना होगा। ये आर नॉट चूंकि आपको पता है ना, इस पूरे लैटिस का जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है कि कितना आ गया है, R/3 आ गया। अब आप सोचिए, अगर इस पूरे लैटिस का रेजिस्टेंस R/3 है और इस पूरे सिस्टम को अगर मैं 3 रजिस्टर से रिप्लेस कर रहा हूं, इस पूरे सिमेट्री को अगर मैं 3 रजिस्टर से रिप्लेस कर रहा हूं आर नॉट आर नॉट आर नॉट से, तो बताइए आर नॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, है ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर नॉट सो दैट जो इनके अक्रॉस आर ए बी आ जाए वो एग्जैक्टली उतना ही आए जितना कि हमारा लेटिस का था, जितना हमारा इस स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है ए और बी के अक्रॉस, उतना ही रेजिस्टेंस मैं चाहता हूं कि आए अगर मैं इस पूरे सिमेट्री को 3 रजिस्टर से कन्वर्ट कर दूं आर नॉट आर नॉट आर नॉट, तो जो रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस यहां पर आएगा वही रेजिस्टेंस इस सिमेट्री में ए और बी के अक्रॉस आना चाहिए। तो ए और बी के अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस बताओ जरा, R/3। तो वही रेजिस्टेंस आपको इस वाले डायग्राम में भी मिलना चाहिए, ए से बी तक R/3। तो R/3 बताओ कैसे आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ए से बी के लिए आर नॉट बोथ आर इन सीरीज और ये आर नॉट है पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2R0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2R0 प्लस R0 3R0। तो यहां से आ जाएगा R0 की वैल्यू 3 कट जाएगा, R/2 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, R0 की वैल्यू इतनी आ रही है मेरे पास। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब पूरा हिसाब किताब अब क्लियर है। मैं चाहूं तो जो ये मेरे पास ग्रिड है, अनंत लंबा ग्रिड, इस ग्रिड को मैं चाहूं तो 3 गो रजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूं, और तीनों रजिस्टर बिल्कुल एकदम सेम R0 के ही होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो इस पूरे ग्रिड को मैंने 3 रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया R0, और मैंने कहा कि भैया जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ए और बी के अक्रॉस यहां पर मिलेगा, एग्जैक्टली यहां पे जो भी ए और बी के बीच R इक्विवेलेंट आएगा ये एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितना कि मेरे ग्रिड का रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस है। फाइन। तो ए और बी के अक्रॉस R/3 था, तो इस वाले डायग्राम में भी ए और बी के अक्रॉस R/3 होना चाहिए। दैट्स वाई R/3 बराबर R0 सीरीज में है, तो 2R0 पैरेलल विथ R0, तो R0 आ गया R/2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूं तो जो भी मेरे पास ये गंदा सा लैटिस दे रखा था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। जो भी मेरे पास ये लैटिस कह लो, ग्रिड कह लो, जो भी मेरे पास ये ग्रिड दिया हुआ था, इसमें इस ग्रिड को मैं चाहूं तो अब ऐसा दिखा सकता हूं। ये हटा देता हूं पहले। मैं इस ग्रिड को यहां पे जोड़ने के बाद मैं इस ग्रिड को चाहूं तो ऐसा दिखा सकता हूं। कंफर्म करिए सब लोग। ये R/2, ये R/2, यहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं इस ग्रिड को अगर यहां पर ए बी और सी के बीच रेजिस्टर लगा दिया जाए, मतलब मानो कि है, अगर मैं ये मानूं कि बी और सी के बीच रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो आई कैन रिप्लेस दिस ग्रिड बाय दिस स्ट्रक्चर। मैं रिप्लेस कर सकता हूं। अब क्या रिप्लेस करने के बाद अब क्या करें बताओ। तो अब यहां से मेन क्वेश्चन जो हमारा रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम में याद करो बी और सी के बीच कोई रजिस्टर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कहीं कोई इनफाइनाइट ग्रिड है, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट ग्रिड है, सिमेट्रिक ग्रिड है इनफाइनाइट, बट उसकी सिमेट्रिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज कहीं पर कनेक्शन ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास अनंत लंबा ग्रिड है, अनंत लंबा सिमेट्रिक ग्रिड है, लेकिन उसकी सिमेट्रिसिटी कहीं पर कनेक्शन ब्रेक हो गया, उसके वजह से डिस्टर्ब हो रही है, लाइक दिस,
आप देखिए यहां पर अगर रजिस्टर होता तो कितनी अच्छी बात होती, अगर यहां रजिस्टर होता तो अनंत लंबा ग्रिड सिमेट्रिक बनता, लेकिन इसकी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं अगर आप यहां का रजिस्टर हटा दिए तो? हाँ डिस्टर्ब तो हो गई। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, बी और सी के बीच रेजिस्टेंस एब्सेंट है इस वजह से, तो आप क्या करिए, आप बी और सी के बीच दो रजिस्टर लगाइए पैरेलल में। आप दो रजिस्टर लगा दीजिए पैरेलल में, एक लगा दीजिए आर, अगर हर हर साइड का रेजिस्टेंस आर है ना, दैट्स वाई एक आर और एक हो जाएगा, एक लगाना है माइनस आर, एक लगाना है आर एंड पैरेलल विथ माइनस आर। तो यहां पर देखिए मैंने दो रजिस्टर, जहां पर गैप था वहां पर दो रजिस्टर लगा दिया, एक आर और एक माइनस आर। ऐसा करने से बी और सी के बीच जो जो सिचुएशन पहले था, बताओ बी और सी के बीच क्या था, बी और सी के बीच ओपन सर्किट था। तो अभी भी आप चेक करोगे, एक आर और एक माइनस आर को पैरेलल में लगाने के बाद भी अगर आप चेक करोगे तो स्टिल पाओगे कि बी और सी के बीच अभी भी ओपन सर्किट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हाइपोथेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं होता है, बट हाइपोथेटिकली वी कैन डू। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में भी तो आप करते हो, एक डिस्क में से छोटा सा डिस्क कट आउट करते हो, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कहां करता है, इसको कैसे सॉल्व करते हो? तो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से तो करते हो सॉल्व। बट क्या प्रैक्टिकलिटी में नेगेटिव मास का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन पेन पेपर पे हम चीजों को इजीली कर पाए, इस वजह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहां पर नेगेटिव रजिस्टर का कोई फिजिकल मतलब तो नहीं बनता है, बट मैथमेटिकली ये हमें सर्टेन प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई यहां पर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हमारा जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और क्रिचॉफ्स करंट लॉ और क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ को भी लगाने में कोई मुश्किल नहीं है, मतलब केवीएल केसीएल भी स्टिल सेटिस्फाई रहेंगे। प्लस आर और माइनस आर को अगर लगा दें पैरेलल में, तो इससे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यस, अपन ऐसा कर सकते हैं। जहां पर सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है वहां पर आप आर और माइनस आर को, अगर ओपन सर्किट है तो आर और माइनस आर को लगा दीजिए पैरेलल में, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, केवीएल केसीएल को कोई दिक्कत नहीं होती इससे। अब जैसे अपने आर और माइनस आर को लगा दिया पैरेलल, तो आप देखिए जैसे ये आर और माइनस आर लगा, तो जो आर है, ये आर जो है वो कंप्लीट सर्किट का निर्माण कर रहा है, मतलब आर जो है वो कंप्लीट ग्रिड बन गया। आर की वजह से कंप्लीट ग्रिड बन गया, और उस कंप्लीट ग्रिड में एक माइनस आर एक्स्ट्रा दिखा देंगे। तो सोचो ना, आपने कंप्लीट ग्रिड को कैसे रिप्रेजेंट किया है, आपने कंप्लीट ग्रिड को, आपने इस कंप्लीट ग्रिड को इस तीन रजिस्टर में कन्वर्ट करके दिखाया था। तो अगर यहां पर एक आर लग जाएगा तो कंप्लीट ग्रिड बन जाएगा, और अगर कंप्लीट ग्रिड बन जाएगा तो आप इसको इस तीन रजिस्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है बताओ, माइनस आर सी और बी के बीच लगा हुआ है। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, माइनस आर, बस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, हमारे पास ये एक सर्किट है। अब आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब आप जानते हो कि ये माइनस आर और ये आर बाई टू आ जाएंगे पैरेलल में, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आर बाई टू के साथ आ जाएगा सीरीज में, और इस आर बाई टू के साथ आ जाएगा पैरेलल में। तो यहां से अगर आप चेक करें तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा आंसर, है ना। ये बी है, ये ए है, और ये सी है, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस माइनस आर, और ये आर बाई टू, आर बाई टू और आर बाई टू। अब आप देखिए ये माइनस आर और ये आर बाई टू आपस में पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल सॉल्व कर लोगे आप, सबको आता होगा। माइनस आर इंटू आर बाई टू माइनस आर प्लस आर बाई टू, तो ये आर ही आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का पैरेलल आर ही आ गया, तो इसको मिटा दो और ये आर बन गया। अब देखो ये वाला जो आर है और ये आर बाई टू, ये आपस में क्या है, सीरीज में है ना। तो ये आर और ये आर बाई टू ये आपस में सीरीज में है, तो ये बन जाएंगे 3r बाई टू, तो इसको भी हटा दो और यहां लगा दो 3r बाई टू। और अब ये 3r बाई टू और ये r बाई टू आपस में हो गए पैरेलल, तो आर ए भी आ जाएगा 3r बाई टू इंटू आर बाई टू, और ये 1.5 और ये 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2r, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3r बाई 8। तो ये आएगा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहां पर किस तरीके से हम लोगों ने नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये
स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया अभी कि जहां पर ओपन सर्किट है इस जगह पर आप चाहो तो एक प्लस आर और एक माइनस आर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट का बुक के अंदर दिया हुआ है। जिस बुक का मैंने नाम लिया, जिस बुक का ये प्रॉब्लम है, उस बुक में ही इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है कि आप जहां पर ओपन सर्किट है, इस ओपन सर्किट को आप चाहे तो आर एंड माइनस आर पैरेलल में लगा सकते हैं। इससे केवीएल केसीएल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एंड द आंसर इज 3r/8। आई होप आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला हो और इससे आपकी जो फिजिक्स में सोचने और समझने की क्षमता है और जो सोचने की फीस पढ़ने की जो चाहत होती है वो भी थोड़ी बढ़ेगी, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या जीवन में और क्या रखा हुआ है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।